तो आज बात करते हैं डिजिटल प्रेजेंटेशंस की। हाँ, ये तो बड़ा जरूरी टॉपिक है आज के समय में। जरूरी भी है और सच कहूं तो हम सबने वो प्रेजेंटेशंस झेली हैं जहां स्लाइड्स पर इतना टेक्स्ट होता है कि उसे पढ़ते पढ़ते ही इंसान थक जाए। हाँ, और स्पीकर क्या बोल गया वो तो गया ही, कुछ पता ही नहीं चलता। उसे डेथ बाय पावर पॉइंट भी तो कहते हैं, है ना? बिल्कुल, डेथ बाय पावर पॉइंट। और मजे की बात यह है कि देखिए, बनाने वाले की नीयत खराब नहीं होती अक्सर। नहीं, वो तो जानकारी देना चाहते हैं। हाँ, वो तो बस ज्यादा से ज्यादा जानकारी देना चाहते हैं। लेकिन एक अच्छी प्रेजेंटेशन जानकारी देने के बारे में कम होती है। तो फिर किस बारे में होती है? वो एक कहानी बताने और आप कह सकते हैं एक कनेक्शन बनाने के बारे में ज्यादा होती है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं, वो इसी कला के पीछे के विज्ञान पर रोशनी डालते हैं। अच्छा, तो हम सिर्फ नियमों की बात नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उनके पीछे की वजह भी समझेंगे। मतलब हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि क्या करना है, बल्कि ये भी कि क्यों करना है। और फिर ये देखेंगे कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जैसे मुफ्त टूल का इस्तेमाल करके इन सिद्धांतों को असल में कैसे उतारा जा सकता है। जी, तो चलिए इस डेथ बाय पावर पॉइंट की समस्या का हल ढूंढते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले उस बुनियादी गलती को समझते हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं। कौन सी? वो अपने स्लाइड्स को अपने नोट्स या टेलीप्रॉम्प्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीन पर वो ही शब्द लिख देते हैं जो उन्हें बोलने होते हैं। और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। हमारे स्रोत भी यही कहते हैं कि एक स्लाइड पर 5 से 8 लाइन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पर ऐसा क्यों? ये कोई मनगढ़ंत नियम तो नहीं है? नहीं नहीं, इसके पीछे एक बहुत मजबूत मनोवैज्ञानिक कारण है। क्या है वो? उसे कॉग्निटिव लोड कहते हैं। कॉग्निटिव लोड? हाँ, मतलब संज्ञानात्मक भार। सीधी भाषा में इंसान का दिमाग एक बार में एक ही काम ठीक से कर सकता है। या तो वो ध्यान से पढ़ सकता है या फिर ध्यान से सुन सकता है। दोनों एक साथ नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। तो जब दर्शक आपकी लंबी चौड़ी स्लाइड पढ़ रहे होते हैं, तो वो आपको सुन नहीं रहे होते हैं। आपकी स्लाइड असल में आपसे ही मुकाबला कर रही होती है। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। यानी स्लाइड स्पीकर का सहारा बनने के लिए है, उसकी जगह लेने के लिए नहीं। कम टेक्स्ट दर्शकों को आपकी बात सुनने पर मजबूर करता है, जहां असली कहानी होती है। सही है। और इसी से जुड़ा दूसरा नियम है फॉन्ट का साइज। एग्जैक्टली, कम से कम 32 पॉइंट्स। इसका एक कारण तो साफ है कि पीछे बैठे लोगों को भी दिखना चाहिए। हाँ, वो तो है ही, लेकिन इसका एक और गहरा मतलब भी है। अच्छा। बड़ा फॉन्ट आपको वैसे भी एक स्लाइड पर बहुत ज्यादा शब्द लिखने से रोकता है। ये एक तरह का डिजाइन अनुशासन है ना? सही बात है। और शायद सिर्फ ध्यान ही नहीं हटेगा, लोग चिढ़ भी जाएंगे। किसी को ये महसूस कराना कि उनकी आंखों का ख्याल नहीं रखा गया, ये एक स्पीकर की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ये अनादर जैसा लगता है। आपने बहुत सही बात पकड़ी, सम्मान। यही भावना डिजाइन के दूसरे पहलुओं में भी दिखती है, जैसे रंगों का इस्तेमाल। हाँ, रंगों का। हमें बताया गया है कि बैकग्राउंड हल्का हो और टेक्स्ट गहरा, ताकि कंट्रास्ट अच्छा रहे। जी, ये सिर्फ दिखने में अच्छा लगने के लिए नहीं है, ये पढ़ने में जो दिमागी मेहनत लगती है ना, उसे कम करने के लिए है। अच्छा, रंगों की बात आई तो मेरा एक सवाल है। पूछिए। कई बार कंपनी की ब्रांडिंग में बहुत चटक रंग होते हैं, जैसे नारंगी या चमकीला हरा। तो क्या प्रेजेंटेशन में भी उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए, भले ही वे आंखों को चुभे? ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। देखिए, ब्रांडिंग जरूरी है, पर दर्शकों का कंफर्ट उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो क्या करें? एक अच्छा डिजाइनर उन ब्रांड कलर्स को समझदारी से इस्तेमाल करेगा, शायद सिर्फ हेडिंग के लिए या किसी छोटे ग्राफिक में। पूरे बैकग्राउंड के लिए नहीं। अरे नहीं, पूरी स्लाइड को चमकीले नारंगी रंग से भर देना कला नहीं, अत्याचार है। और एक ही रंग, जैसे सिर्फ लाल, उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल दिमाग को खतरे का सिग्नल देता है, तनाव पैदा कर सकता है। बिल्कुल। ठीक है, तो टेक्स्ट हो गया, रंग हो गए, अब बात करते हैं तस्वीरों और ग्राफिक्स की। एक नियम यह भी है कि एक स्लाइड पर 2 से ज्यादा नहीं। हाँ, और इसके पीछे का सिद्धांत है एक स्लाइड एक आइडिया। एक स्लाइड एक आइडिया। हर ग्राफिक का एक मकसद होना चाहिए। क्या वो आपकी बात को और साफ कर रहा है या वो सिर्फ खाली जगह भरने के लिए है? अगर एक स्लाइड पर एक पाई चार्ट है, एक बार ग्राफ है और एक तस्वीर भी है, तो दर्शक कंफ्यूज हो जाएगा कि कहाँ देखूं। आपका काम है उनका ध्यान एक जगह पर लाना। और यही बात एनिमेशन और वीडियो पर भी लागू होती होगी। बिल्कुल। आजकल सॉफ्टवेयर में इतने सारे एनिमेशन इफेक्ट्स होते हैं, घूम कर आना, उछल कर आना। हाँ, वो डिस्को लाइट वाले। मुझे याद है एक बार एक प्रेजेंटेशन में हर लाइन फ्लैश होकर आ रही थी। 10 मिनट बाद लोग स्लाइड्स को नहीं, अपने फोन को देख रहे थे। सही है। एनिमेशन का मकसद ध्यान खींचना है, भटकाना नहीं।
और एक स्लाइड में एक से ज्यादा वीडियो तो कभी नहीं, क्यों? क्योंकि उनकी आवाजें आपस में टकराएंगी और सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। और इन सब डिजाइन नियमों के बाद एक बहुत ही बुनियादी बात आती है, स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियां। बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि प्रेजेंटर की एक गलती दर्शकों तक पहुंचते पहुंचते 100 गुना बड़ी हो जाती है। 100 गुना? हाँ, क्योंकि ये आपकी विश्वसनीयता पर, आपकी क्रेडिबिलिटी पर सीधा हमला करती है। बात तो सही है। अगर आप अपनी स्लाइड पर ध्यान नहीं दे सकते तो दर्शक क्यों माने कि आपने अपने रिसर्च पे ध्यान दिया होगा? एग्जैक्टली। ये एक छोटी सी चीज आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन असल में इन्हें लागू कैसे करें? क्या इसके लिए महंगे सॉफ्टवेयर चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यहीं पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जैसे ओपन सोर्स टूल्स काम आते हैं। सही कहा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। जी, ये लिब्रे ऑफिस सूट का हिस्सा है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मुफ्त है और ओपन सोर्स है। एक मिनट, ओपन सोर्स का मतलब क्या है? यह सिर्फ मुफ्त का कोई फैंसी शब्द है या इसका कोई और मतलब भी है? बहुत अच्छा सवाल है। मुफ्त का मतलब है कि पैसे नहीं देने पड़ते। ठीक है। ओपन सोर्स का मतलब है कि इसका जो सोर्स कोड है, मतलब इसे बनाने का ब्लूप्रिंट, वो सबके लिए खुला है। इसे कोई एक कंपनी कंट्रोल नहीं करती। तो कौन करता है? दुनिया भर के डेवलपर्स की एक कम्युनिटी इसे मिलकर बनाती और सुधारती है। यही वजह है कि ये इतना फ्लेक्सिबल और सुरक्षित है और ये विंडोज, मैक, लिनक्स सब पर चलता है। और सबसे बड़ी चिंता कंपैटिबिलिटी की। अगर मैंने इम्प्रेस में कुछ बनाया और किसी को भेजा जिसके पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है तो? कोई समस्या नहीं। ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। आप पावर पॉइंट की फाइलें, मतलब .pptx फाइलें, इसमें खोल सकते हैं। और अपनी फाइलों को पावर पॉइंट में सेव भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो शेयर करने में लगभग कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो जब कोई पहली बार इम्प्रेस खोलता है तो स्क्रीन कैसी दिखती है? बिल्कुल डरावनी नहीं होती। इसे आप 3 आसान हिस्सों में सोच सकते हैं। अच्छा। बीच में आपका बड़ा सा कैनवास है जिसे वर्कस्पेस कहते हैं। बाईं तरफ आपकी कहानी की टाइमलाइन है जिसे स्लाइड पेन कहते हैं, जहां सारी स्लाइड्स छोटी छोटी दिखती हैं। जी, इससे पूरी कहानी का फ्लो देखना आसान हो जाता है। और दाईं तरफ, मान लीजिए मुझे लेआउट बदलना है या कोई एनिमेशन लगाना है, तो वो सारे कंट्रोल्स कहाँ मिलेंगे? वो सब दाईं तरफ के टास्क पेन में मिलते हैं। ये आपका कंट्रोल पैनल है। तो बीच में कैनवस, बाईं तरफ स्टोरी बोर्ड और दाईं तरफ कंट्रोल पैनल। बस इतना सीधा साधा हिसाब है। ओके, तो चलिए कुछ बनाना शुरू करते हैं। पहला कदम क्या है? आप जैसे ही नई प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+N, वो आपसे पूछता है कि क्या आप कोई टेम्पलेट इस्तेमाल करना चाहते हैं। टेम्पलेट्स? स्रोत में एलिजारीन, ब्राइट ब्लू जैसे कुछ नाम भी दिए हैं। जी। ये टेम्पलेट्स क्या हैं? क्या ये एक तरह की चीटिंग नहीं है? नहीं, चीटिंग नहीं, ये स्मार्ट वर्क है। टेम्पलेट्स पहले से डिजाइन किए हुए लेआउट होते हैं। अच्छा। ये आपको रंगों, फॉन्ट्स और बैकग्राउंड के बारे में सोचने की मेहनत से बचाते हैं। एक प्रोफेशनल डिजाइनर ने बनाए होते हैं, तो आपको एक अच्छी शुरुआत मिलती है। ठीक है, तो मैंने एक टेम्पलेट चुना और मेरी पहली टाइटल स्लाइड तैयार हो गई। हाँ, उस पर लिखा होगा क्लिक टू ऐड टाइटल। वहां क्लिक करके आप शीर्षक लिख सकते हैं। ठीक है, टाइटल तो लिख लिया, अब और स्लाइड्स कैसे जोड़ें? सबसे आसान तरीका है कीबोर्ड पर Ctrl+M दबाना। एम मतलब मोर स्लाइड्स। हाँ, समझ लीजिए, एक नई स्लाइड जुड़ जाएगी। या फिर अगर आपको किसी स्लाइड का डिजाइन बहुत पसंद आया तो उस पर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट स्लाइड चुन लें। तो हूबहू वैसी ही एक और स्लाइड बन जाएगी। जी, बस उसमें आप टेक्स्ट बदल दीजिए। और मान लीजिए मुझे लगा कि तीसरी स्लाइड को 5वीं स्लाइड के बाद होना चाहिए था। क्या स्लाइड्स को आगे पीछे करना आसान है? बहुत आसान। आप बाईं तरफ के स्लाइड पेन में किसी भी स्लाइड को माउस से पकड़कर जहां चाहे वहां खींचकर छोड़ सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप? जी, या फिर कट पेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट के साथ करते हैं। और अगर कोई स्लाइड पसंद ना आए तो? बस उसे चुने और कीबोर्ड पर डिलीट बटन दबा दें, हो गया काम। लेकिन मान लीजिए मुझसे गलती से कोई बहुत जरूरी स्लाइड डिलीट हो गई, अब क्या? घबराने की कोई बात नहीं, इसमें भी एक सेफ्टी नेट है, अंडू और रीडू। Ctrl+Z? हाँ, Ctrl+Z दबाते ही आपकी गलती ठीक हो जाएगी। डिलीट हुई स्लाइड वापस आ जाएगी। और अगर आपको लगे कि नहीं, डिलीट करना ही ठीक था, तो Ctrl+Y दबाकर उसे फिर से डिलीट कर सकते हैं। मतलब बिना डरे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। बढ़िया। तो प्रेजेंटेशन तैयार है, अब इसे दुनिया के साथ शेयर करना है। सेव कैसे करते हैं? सामान्य तरीके से सेव करने के लिए Ctrl+S है,
ये इसे .odp फॉर्मेट में सेव करेगा। जो इसका अपना फॉर्मेट है। जी, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। लेकिन असली जादू सेव एज ऑप्शन में है। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस। हाँ, सेव एज आपको फॉर्मेट चुनने की आजादी देता है। यहीं पर आप सेव एज टाइप में जाकर माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट यानी .pptx चुन सकते हैं, ताकि फाइल हर जगह खुल सके। जी। मैंने एक एक्सपोर्ट नाम का भी ऑप्शन देखा है, वो सेव एज से कैसे अलग है? अच्छा सवाल है। सेव और सेव एज आपकी फाइल को एक एडिटेबल फॉर्मेट में रखते हैं। एक्सपोर्ट आपकी प्रेजेंटेशन को एक फाइनल नॉन एडिटेबल फॉर्मेट में बदल देता है। जैसे उस पर ताला लगा देना। हाँ, एक तरह से। आप इसे PDF के रूप में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो किसी भी डिवाइस पर एक जैसी दिखेगी, या आप इसे HTML फाइल की तरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसे सीधे वेब ब्राउज़र में खोल सकते हैं। तो ये अपनी मेहनत को सुरक्षित करने और आसानी से बांटने का तरीका है। अब आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा, स्लाइड शो चलाना। हाँ, सारा काम इसी पल के लिए तो होता है। कैसे शुरू करते हैं? इसके लिए बस कीबोर्ड पर F5 बटन दबाना होता है। आपकी प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन में शुरू हो जाएगी। और आगे पीछे जाने के लिए? आप माउस क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड पर जो एरो कीज होती हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर दर्शकों में से किसी ने कोई मुश्किल सवाल पूछ लिया और मुझे शो को बीच में ही रोकना पड़ा? कोई दिक्कत नहीं, बस कीबोर्ड पर ESC मतलब एस्केप बटन दबाएं और आप तुरंत एडिटिंग मोड में वापस आ जाएंगे। तो संक्षेप में कहें तो एक असरदार प्रेजेंटेशन सिर्फ खूबसूरत स्लाइड्स का कलेक्शन नहीं है। नहीं, ये मनोविज्ञान, डिजाइन और कहानी कहने की कला का संगम है। इसमें सादगी, स्पष्टता और दर्शकों के लिए सम्मान जैसे सिद्धांत बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। और LibreOffice इम्प्रेस जैसे टूल हमें इन सिद्धांतों को अमल में लाने की ताकत देते हैं, वो भी बिना कोई पैसा खर्च किए। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है ना? क्या? आज हमने सीखा कि प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, पर असली चुनौती ये सोचने में है कि क्या और क्यों प्रस्तुत किया जाए। सही बात है। ये टूल तो एक खाली कैनवस की तरह है, इस पर क्या बनाना है ये तो बताने वाले पर निर्भर करता है। तो सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात ये है, अब जब आपके पास ये ज्ञान और ये टूल है, तो वो अगली कौन सी कहानी या आइडिया है जिसे इन स्लाइड्स के जरिए बेहतर तरीके से दुनिया को बताने की जरूरत है? क्योंकि एक अच्छी प्रेजेंटेशन सिर्फ जानकारी नहीं देती, वो दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकती है।